दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। हमारे साथ बॉबी पंवार जी मौजूद हैं और इनको देखकर एक ही कहावत याद आती है कि सत्या परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। बॉबी पंवार ने वो साबित करके दिखाया है, क्योंकि बहुत ट्रोल इनको झेलने पड़े वीडियो और वीपीडियो वाले मुद्दे पर। लगातार आवाज़ उठा रहे थे। उत्तराखंड में पहले शख्स थे जो शुरू से ही आवाज़ उठा रहे थे कि इसमें कुछ धांधली है, और बहुत आलोचना भी इसके लिए झेलनी पड़ी। लोगों ने तरह तरह की बातें भी करी कि आप हर भर्ती में आ जाते हो, हर भर्ती में कहते हो धांधली है। लेकिन आज रिजल्ट सबके सामने है। एसटीएफ की जो रिपोर्ट आई है और कल जो लखनऊ के जो तार इसमें जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ा अचरज करने वाला विषय। बॉबी भाई के पास लिए चलते हैं सीधा। बॉबी भाई, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू भी किया था, उसमें बड़ा ट्रोल आपको लोग कर रहे थे, कह रहे थे कि बॉबी पंवार हर भर्ती में आ जाते हैं और हर भर्ती में कहते हैं धांधली हुई है। लेकिन आज रिजल्ट सबके सामने, तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं अपनी खुद की ये? देखिए, ट्रोल करना एक अलग बात होगी। मेहनती छात्रों का भी सही था कि यार हमारा सिलेक्शन हुआ, हमारी मेहनत है, पर जो उनके पीछे काली भेड़ें घुस रही थी, दिक्कत उनसे थी। और बात ट्रोल करने की रही तो हो सकता है उन लोगों को ये अंदाज़ा ना हो कि उत्तराखंड में इस प्रकार का रैकेट चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आज अगर उनको ये सामने दिख गया है, ये साबित हो गया कि वास्तव में उत्तराखंड की भर्तियों में लगातार पिछले समय से कई भर्तियों में इस प्रकार के जो वो चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, तो वो सबके सामने है। अब शायद ट्रोल इसलिए ना करें क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ। परंतु अब जैसे लखनऊ के तार है, तो लखनऊ के भी जो तार है जो अभी पकड़े गए हैं, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। और आयोग के जो पदाधिकारी या कर्मचारी मुझे देख रहे हैं, वो ये भी सुन लें कि ये जो लखनऊ का जो तार जोड़ा है, ठीक है, लखनऊ का तार जुड़ना ठीक है और है भी, परंतु लखनऊ का जो तार जुड़ा है, जो गिरफ्तारी हुई है, बहुत छोटे मछली की है। इसमें जो तार है वो सीधे सीधे आयोग से और लखनऊ का तार था। हमारे पास डिटेल है उस चीज़ की, और बहुत जल्दी लोगों के सामने उजागर भी होगी वो चीज़। मैं बता रहा हूँ, हमारे पास उस चीज़ की डिटेल है कि लखनऊ के तार से कौन सा बड़ा तार और आयोग का कौन सा बड़ा तार, कौन कनेक्ट थे आपस में। ये छोटे छोटे तार तो जुड़े ही हैं, जो पीआरडी के जवान को फंसा रहे हैं या टेक्निकल डिपार्टमेंट 4th क्लास कर्मचारी को मतलब फंसा रहे हैं, मतलब आगे कर रहे हैं। वहाँ से भी एक उस बंदे को फंसा रहे जो वहाँ 21,000 रुपये लेकर जॉब कर रहा है। परंतु जो बड़े तार हैं कुछ ही दिनों में आपके सामने होंगे और बहुत जल्दी उसका खुलासा होगा। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सीधा सीधा आयोग पर उंगली उठा रहे हैं कि आयोग वालों, अगर आपने धांधली करी होगी तो आप भी इसमें बच नहीं पाएंगे। बॉबी भाई, मेरी समझ में एक ये चीज़ नहीं आ रही है कि चलिए, इसके तार आपने कहा है कि छोटी छोटी मछलियां इसमें हैं, और उन्होंने साबित भी किया है, जो पकड़ा भी गया है अभी, जो 36 लाख जिसने बोले थे कि 36 लाख उसको मिले थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, चलो उसने पेपर लीक कर भी दिया होगा, लेकिन पेपर कौन से शिफ्ट में कौन सा पेपर देना है ये तो आयोग डिसाइड करता है। उनको ये कैसे पता चला है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर होने वाला है? ये जब मामला पूरा अंदर से जुड़ा हुआ होता है, ये तो बात मैं पहले भी कह चुका था, जब कुछ साबित नहीं हुआ था तब मैंने इस बात को कह दिया था कि आयोग तय करता है कि किस बच्चे को किस शिफ्ट में परीक्षा दिलवानी है। एक ही गांव से कई लोगों का सिलेक्शन और एक ही शिफ्ट के माध्यम से होना भी अपने आप में संदेह, बहुत बड़ा संदेह है। संदेह क्या, कई गांव हमने देखे हैं, पूरे ब्लॉक में या पूरे ज़िले में ऐसे वो नहीं होता कि पूरे ज़िले के एक ज़िले के लड़के एक उससे शिफ्ट से सिलेक्टेड हो जाए। वहाँ तो एक गांव के ही पूरे कैंडिडेट एक शिफ्ट से सिलेक्टेड हो गए। इसलिए हमने पहले आशंका जाहिर कर दी थी कि ऐसा हुआ है, और वास्तव में सबके सामने खुल के आया है। और मैं बता दूं कि जो ये पूरा मसला है, इसमें आज छोटे छोटे मछलियों को फंसाया जा रहा है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, और जो दर्शक देख रहे हैं और जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कह दे रहा हूँ कि जैसे पश्चिम बंगाल में आजकल नोटों के बंडल मिल रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने भी उत्तराखंड में नोटों के बंडल खुलने वाले हैं। कुछ नोटों के बंडल तो हमने देख भी लिए, 37 लाख रुपए। नहीं, 37 वो देखे, 36 आपने ये बोल दिए कि 36 लाख इनको मिले। परंतु मैं एक कहना चाहता हूँ, क्या जो वो 4th क्लास कर्मचारी उसे मानेंगे जो 21,000 रुपये की पगार लेकर प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है, क्या
ये हो सकता है कि वहाँ तो बड़े गोपनीयता से काम होता होगा। जब पेपर की सील होती है, जब प्रिंटिंग होती है, तो उसे फ़ोन लेने की इजाज़त किसने दी कि तू वो फ़ोटो खींच वहाँ से? वहाँ तो बिल्कुल चेकिंग होके जाना चाहिए अंदर। परंतु जब उसके ऊपर कोई बड़ा हाथ था, उन्होंने फ़ोन लेके अंदर उसे भेजा और बोला कि भाई हमें तीनों शिफ्टों के पेपर दे। और 36 लाख में, यहाँ तो टेंडर करोड़ों में जाते हैं। आप 36 लाख को क्या आंकलन करना चाहते हैं? हो सकता है कि उसको 36 लाख मिले हो, बाकी जो उससे ऊपर वाला जो तार है वो कुछ ही दिनों में खुलासा हो पाएगा सबके सामने, उस तार को कितने पैसे मिले होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसने वहाँ से उत्तराखंड में किस तार को पेपर दिया था। कितना आशंका लग रही है आपको? कितने तकरीबन इसमें ब्लैक शिफ्ट निकलेगी? 916 पदों पे थी, कितने तकरीबन होंगे इसमें? देखिए, हम अपना आंकड़ा तो नहीं कह सकते। हमने हमेशा से ही शुरू से, जब आयोग के अध्यक्ष और सचिव वे कह रहे थे कि पारदर्शिता से हुई है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, हमने तब से ही ये आंकलन कर दिया था कि कम से कम 350-400 लोग इसमें गलत तरीके से चयनित हुए हैं। 350-400 तो बहुत बड़ा आंकड़ा। ये हमने पहले कहा था कि 350-400 चयनित हुए हैं, परंतु तब आयोग के अध्यक्ष सचिव कहते थे कि नहीं, लगता है 4-5 ब्लैक शिप है, लगता है 30-40 ब्लैक शिप है। हमने तब ये कहा, साक्षात्कार किया था, तो अभी भी उनका यही कहना है कि 30-40 के आसपास उनका अंदाजा अभी भी है। नहीं, 30-40 का अंदाजा ठीक है, आप रकम तो देख ले कितनी अभी मिल गई है। 1 करोड़ तो अभी हो गया, 36-37 लगभग, तो 30-40 में कमाल हो गए उतना। उसके बाद ये मान के चलो कि अभी जो एसटीएफ से और उनसे जो उगला रहे हैं अंदर एसटीएफ टीम, तो वो कह रहे हैं कि लगभग 500 लोगों ने इस मतलब पेपर को लेकर वो किया है, 500 लोगों ने इस पेपर को पढ़ा है, लगभग ये रिपोर्ट आई थी। 500 लोग, तो मतलब बहुत बड़ी एक, शायद उत्तराखंड के इतिहास में इससे बड़ी कोई धांधली नहीं हो सकती, वो भी उन बच्चों के साथ जो दिन रात मेहनत करते हैं। 500 का आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। 916 पदों की भर्ती होती है और 500 अगर निकल के आते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये आंकड़ा होगा। बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। और इससे पूर्व जो परीक्षाएँ हुई है उसमें तार ऐसे अब जुड़ रहे हैं कि सचिवालय रक्षक की परीक्षा हुई, मात्र 33 या 35 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा को तो बकस देते, उस परीक्षा में भी बहुत बड़ी मात्रा में घोटाला हुआ है, उस परीक्षा में भी पेपर बेचा गया है। और उस परीक्षा में पेपर बेचा गया है, आज उनमें से एक साथी जेल के अंदर बंद है, उन्होंने ने इस पेपर को बेचा था। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ और रिकॉर्ड में भी निकल के। अच्छा बॉबी भाई, एक चीज़ मैं भी समझना चाहता हूँ कि चलो वीडियो और वीपीडीओ भर्ती मामले में कुछ लोग पकड़े भी गए, इससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे, तो केवल हम ये मान के चलें कि दोनों भर्तियां में घपला हुआ है कि बाकी और इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि कनिक सहायक का एग्ज़ाम हुआ है, सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अलावा तमाम जो एग्ज़ाम हुए हैं, आशंका बैठती है कि उनमें भी घपले हुए होंगे। निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग आपके पास इस प्रकार की अपडेट एक तो मैंने बता दिया, सचिवालय रक्षक में ऐसा है कि जिसने पेपर पढ़वाया वो आज अंदर है, तो उसमें भी पढ़वाया होगा, हमें पता है पढ़वाया है, आपके सामने रखेंगे कुछ दिनों में। और इससे पहले फिर कोर्ट का पेपर, हाई कोर्ट ग्रुप सी का देखिए, जो इसमें एक और कैंडिडेट पकड़े गए हैं वो हाई कोर्ट ग्रुप सी में लगा था, तो वो वहाँ भी चयन गलत तरीके से हुआ, अपनी रिकवरी करने के चक्कर में आज जेल के अंदर है, वो भी बाहर हो गया। ऊपर से मैं बात मानूँ तो ऑनलाइन कराया गया था बंदरोगा का पेपर, उसमें बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अब ये बात अलग है कि आयोग ने कभी उस प्रक्रिया को रोककर उसकी जांच करने की कोशिश नहीं की है, जैसा कि आज तक होता आ रहा है, कभी नहीं। इसका भी यही हाल था, अगर नहीं करते तो कुछ नहीं होना था, विभाग भ्रष्टाचारियों से या ब्लैक शिप से भर जाते, परंतु आज अगर मामला खुला है तो सबके सामने है। यही हाल उसमें भी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है उसके अंडर में वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं था, यहाँ पर अंडर में था तो सीधे सेक्रेटरी के थे या हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके अंडर में थे। तब अब वहाँ पर ये देखना होगा कि उसमें इतनी बड़ी व्यापक धांधली होने के बाद कौन सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑफलाइन में हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम कंट्रोलर का हाथ हो या फिर जो तार हम बता रहे हैं वो तार हो, परंतु ऑनलाइन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कंट्रोल का कोई हाथ नहीं था। सीधा इन्वॉल्व अगर होंगे तो पदाधिकारी होंगे, आयोग के बड़े पदाधिकारी, तो ये भी स्थिति साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इसमें बस थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है सभी को। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो 10% जांच भी नहीं हुई। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सरगना
जो है वह भी बिल्कुल गायब हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कई लोग इस बात की आशंका भी लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ लोग पकड़ दिए और भर्ती खूब सरकार ने वाहवाही भी इसमें कहा कि आपने इतना अच्छा काम किया है, 2 ही दिन में एफआईआर करी और कर दिए। तो कुछ लोग को जो बड़े सरगना हैं, जिनका नाम पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं बचाने की भी कोशिश कर रही है। इस प्रकार का ये गेम प्लान एक किया हुआ है, ये हो सकता है क्या? देखिए, बचाया गया, आज तक भी बचाया गया। भाई आप ये देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड की 1218 पदों के लिए भर्ती हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसको जैसे तैसे दबाने की कोशिश की, लीपापोती करने की कोशिश की गई, उसमें लास्ट में नकल का मामला दे करके बाकी गोलमोल करके कर दिया। उसमें नामजद आरोपी है, कहीं जो नामजद आरोपी है पार्टी से जुड़े व्यक्ति है, इन संस्थानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और बहुत से उसमें ऐसे हैं कि आप अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी गिरफ्तारियां हुई, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, आपने कुछ दिन तक उन्हें पद से बाहर रखा और अब बहाल कर दिया। आप देख सकते हैं उन लोगों को अगर आपने फिर अंदर भेजा है, कुछ आयोग के भी लोग हैं, दूसरे यूकेपीएससी के लोग हैं जिन नामजद थे, गैंगस्टर लगा था, आज वो भी अंदर है, अंदर वो आज फिर से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद एक सहायक कृषि अधिकारी पकड़ा गया था, वो भी आज नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद जिन पे गैंगस्टर था उनके कोचिंग चल रहे हैं, तो कोचिंग चल रहे हैं, तो आज भी वो खरीद फरोख्त नहीं कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे। ये कानून क्यों नहीं है उत्तराखंड में कि जो गलत काम कर रहे हैं और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पे कम से कम उस काम पर तो आजीवन प्रतिबंध लगे जिस काम में वो दोषी पाया गया है। अब क्या डिमांड रहेगी? ये जो भर्ती है उसे कैंसिल करवाएंगे? क्योंकि कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो मेहनत से किया है। मान लीजिए आपने 500 का आंकड़ा बताया है, लेकिन 416 तो फिर भी छूट जाते हैं, उनकी क्या गलती है? क्या ये दोबारा से भर्ती होएगी? आप किसके साथ खड़े हैं? आप भर्ती करवाने के साथ खड़े हैं या भर्ती ना करवाने के साथ खड़े हैं? एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम की बात आप कर लीजिए, एग्ज़ाम की बात नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल कराना हमारा भी मकसद नहीं था, परंतु आज अगर ये पुष्टि हो चुकी है कि तीनों पेपर बाहर थे, और बाहर भी कब हुए, जब सील लग रही थी लखनऊ में, तो ये तो कम से कम 1-1.5 माह पूर्व की बात है। पेपर से 1-1.5 माह पूर्व सील लग रही होगी, तो 1-1.5 माह पहले जब उत्तराखंड पेपर पहुंच गया होगा, 1 महीने में वो किन किन माध्यमों से पहुंचा होगा। उसने कहा कि मैंने तो टेलीग्राम पे दिया, उसने टेलीग्राम पे दे दिया, उसके बाद किस किस माध्यम से अनेकों जगह वो पेपर पहुंचा, ये आंकलन करना नामुमकिन है। और इस स्थिति में जो शर्तें होती है, जो नियम होते हैं, वो यही है कि री एग्ज़ाम ही एक ऑप्शन बचता है। री एग्ज़ाम तो होगा इसका, परंतु यहाँ तक हमारी लड़ाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ तक लड़ाई नहीं है। लड़ाई तब अंजाम तक पहुँचेगी जब बड़े बड़े सरगना अंदर होंगे, बड़े बड़े माफिया अंदर होंगे, और बड़े ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल धौंस के साथ कहते थे कि हाँ हम करते हैं, ऐसा करो, तुमसे जो होता है करो। हो सकता है उनके ऊपर किसी बड़े नेताओं का हाथ हो, परंतु हमारे ऊपर आज मासू महाराज और गोलजू देवता का हाथ था। हमने जिस दिन ये लड़ाई शुरू की थी, हमने मासू महाराज और गोलजू देवता का नाम शुरू किया था कि इस बार न्याय होगा, और न्याय के दोनों देवताओं से गुहार लगाई थी कि इस बार उत्तराखंड के बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और मासू महाराज और गोलजू देवता ने बात सुनी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के सर पर कितने भी बड़े राजनेता का हाथ है, बचने वाला नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि राम रहीम और आशाराम इतने बड़े बड़े बाबा थे, इतने बड़े बड़े वो थे कि खुद भारत के बड़े बड़े राजनेता उनके पैर छूते थे, परंतु जब बात उन पे अपनी कुर्सी पर आई तो उनको भी अंदर करना पड़ा। और यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। अगर हमें थोड़ा भी संदेह हुआ कि गवर्नमेंट एसटीएफ पे दबाव डाल रही है, या एसटीएफ को थोड़ा इशारा दे जाए कि जांच अलखी कर दें, अभी तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ, और एसटीएफ को सलाम करना चाहेंगे, पूरे उत्तराखंड के युवा सलाम कर रहे हैं। धामी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते जांच के आदेश दे दिए। परंतु जहां पर थोड़ा भी लगा, जहां पर हमें थोड़ी भी हिंट मिली कि ऐसा है, तो हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें अगर किसी सेंट्रल एजेंसी, जाँच एजेंसी के लिए वो करना पड़ेगा कि आप आइए उत्तराखंड में जांच करिए, तो करेंगे। जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारा, मैंने कह दिया, मकसद पेपर को रद्द करना नहीं था। ये तो खुलकर सामने सब कुछ आ गया, ये तो जो होना होगा ही, परंतु अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना हमारा मकसद है कि कम से कम उत्तराखंड का जो भविष्य है, उत्तराखंड का जो युवा है, वो कम से कम सुरक्षित हो सके। ये हमारा मकसद, मेन मकसद है इसमें।
जी। देखिए अभी लाइव हम लोग चल रहे हैं तो कई ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, बॉबी भाई इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमारी और भी देखो, ज्वाइनिंग का पक्ष भी रखो ना। मनीषा भट्ट जी ये मैसेज कर रही हैं। मनीषा भट्ट जी को मैं कहना चाहता हूँ, बॉबी पवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आपने बॉबी पवार का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं ना आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ना आप शायद जानते हैं, जो भी है मैं नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अगर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने तो आयोग में जाइए, अध्यक्ष की कुर्सी खींचिए, सचिव की कुर्सी खींचिए। जिन लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया है, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उन लोगों की कुर्सी खींचिए, सरकार की कुर्सी खींचिए। बॉबी पवार तो अपने जो पद है, मेरे पास एक अध्यक्ष का पद है, तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। जो मुझे करना चाहिए था मैंने वो किया। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, हमने वो किया। और आप इनको पार्टी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को पार्टी मान रही है। एक पक्ष और द्विपक्ष की बात यहाँ पर आ रही है। एक पक्ष और द्विपक्ष की तो बात ही नहीं हुई। पार्टी का क्या मतलब हुआ इसमें? इसमें मामला ये था, जांच का विषय था। आप मेरे स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया में आप देख लीजिए। मैंने कभी भी, जब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ था, जहाँ तक कि जब तक हमने स्क्रीनशॉट भी दिए थे, उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा था कि रद्द हो। अंतिम क्षण तक हमने ये कहा कि जांच में जो पाया जाएगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और आज जांच में सब कुछ खुल गया है, तो निर्णय क्या लेना, वो निर्णय हो चुका है। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि अंतिम रिपोर्ट आए। अंतिम रिपोर्ट में कितना समय लग जाता है ये किसी को पता नहीं है। ये ना तो आयोग को पता है, ना हमें पता है, ना चयनित अभ्यर्थियों को पता है, ना एसटीएफ को पता है। और नतीजे क्या होंगे इसके सबको पता है कि तीनों पालियों का पेपर 1-1.5 महीने पहले लीक था। तो नतीजा ये होगा कि रद्द होना है, पुनर्परीक्षा करवानी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल समय रहते हुए आप 30 दिन 60 दिन के अंदर इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शिता के साथ करवाया। आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं उनकी भी हमारे पास एक लिस्ट है, और भी कर्मचारी हैं अंदर जिनकी संलिप्तता इसमें दर्शाई जा रही है या जिनकी संलिप्तता पे शंका है। उन लोगों को भी वहाँ से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठाकर वहाँ पर किसी ईमानदार व्यक्तियों को बिठाकर ये परीक्षा दोबारा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संपन्न करवानी चाहिए। जी। कितने समय में तकरीबन? 30 दिन 60 दिन में। जब हिमाचल 15 दिन में करवा सकता तो आप इससे 3 गुना 4 गुना टाइम ले लीजिए, है ना। आपकी डिमांड है? बिल्कुल हमारी ये डिमांड है, पर इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इनकी जाँच भी होनी चाहिए, संपत्तियों की जाँच होनी चाहिए। जिन लोगों के करोड़ों के मकान बन रहे हैं ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, भर्ती, ये वीडियो और वीपीडी भर्ती से अगर हम अलग हट के बात करें तो आपका कहना है कि अन्य भर्तियों में भी धांधली हुई है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। ये हो सकती है, ऐसा आपको कुछ इनपुट वगैरह मिला है, तो इसके बाद अब अन्य भर्तियों पर भी आपका शिकंजा रहेगा कि इनकी भी जाँच कराई जाए, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जिन भर्तियों पर डाउट है उन भर्तियों की जाँच तो करवानी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से जो व्यक्ति अंदर जाएंगे वो सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ठीक नहीं है। उन भर्तियों की तो जांच होगी, और कुछ भर्तियां तो ऐसी है जिनमें साफ साफ अब जाहिर हो गया कि वो पेपर बाहर आए थे। तकरीबन कितनी भर्तियां हैं ऐसी और कौन कौन सी भर्तियां हैं? आप देख सकते हैं, मैंने सचिवालय रक्षक का नाम लिया, उसका पेपर बाहर था। हाई कोर्ट का पेपर भी भारी था लगभग। वन दरोगा में काफ़ी अनियमितताएं हुई है, काफ़ी बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, उसकी भी वो भी जांच का विषय है। बाकी वीडियो वीपीडियो तो है ही। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि और अगर अभी वीपीडियो पिछली परीक्षा हुई थी 2016 और 18 वाली, तो उसमें भी जांच के आदेश हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और साथ साथ जांच में यदि कुछ और भी निकलता है तो उस आधार पर जांच होगी। अच्छा, इसी बीच जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका भी एक बयान आया था। उनका कहना था कि ये जो आयोग है इसे भंग कर देना चाहिए, और कई लोगों ने फिर ट्रोल भी उनको किया कि भाई 4 साल आप भी तो मुख्यमंत्री रहे, आपसे तो एक भ्रष्टाचार की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाई गई। तो बॉबी पवार उत्तराखंड जो आपका बेरोजगार संघ है उसके अध्यक्ष होने के नाते किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, बयान को जब तुम ट्रोल करने वाला बयान दोगे तो ट्रोल तो हो गई। मतलब जब आपके पास सत्ता थी, जब आपके पास पावर थी, तो आपने एक्शन नहीं लिया। अब जब कुछ नहीं है तब आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। जिस पे करने की क्षमता होती है वो करके दिखाता है। उन्हें करना चाहिए था उस समय। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें तो लीपापोती करने में लगे रहे, पैसा ना डूबे, इसलिए 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया। और 3 बजे इस्तीफा देते हैं, 7 बजे रिजल्ट जारी कर देते हैं। मतलब अपने लोग पूरे बचाने थे, पैसा भी बचाना था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर
डूब जाते पैसे तो देने वाले आगे रुकते, परंतु जिनका पैसा नहीं डूबे वो तो आज कर रहे हैं, मज़े से जॉब कर रहे हैं। कुछ उनका लीपापोती करके कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, उनको भी आज ज्वाइनिंग की उस पर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो क्या ये सही थोड़ी है? तो इसकी भी जांच खुलवाओगे दोबारा? बिल्कुल, इसकी तो जांच होनी है, इसकी जांच होनी है वन आरक्षी की। इसमें बहुत गलत तरीके से वो हुआ है, और ये भी जांच होगी कि मुख्यमंत्री ने किन किन आरोपियों को बचाने की कोशिश की। नामजद आरोपियों को बचाने की कोशिश की, कुछ नामजद आरोपी जेलों के अंदर कुछ दिन तक बंद रहे, परंतु कुछ नामजद आरोपियों को भार से जमानत दी गई। तो ये भी जांच होगी कि त्रिवेंद्र रावत जी ने ऐसा क्यों किया कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। इस पे पूरा फोकस रहेगा। ये एकमात्र परीक्षा ऐसी नहीं है कि हमारा फोकस इस पे था, हमारा फोकस सिस्टम को सुधारने में है। अगर अभी कितना टाइम और लगने वाला है बॉबी भाई, जो एसटीएफ की जो जांच आनी है अभी, मतलब आपको क्या लगता है कितना टाइम अभी लगेगा इसमें, और कितने टाइम तक आप रुकेंगे? क्योंकि आपका कहना है कि अब ऊपर, इससे ऊपर लेवल तक आप जाएंगे, अगर आपको सीबीआई तक जाना पड़े तो सीबीआई तक आप जाएंगे। देखिए, इसमें एसटीएफ की जांच तो कोई नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगना है, परंतु हम कुछ और एविडेंस एसटीएफ को देने वाले हैं। अच्छा। कल या परसों में हम कुछ ऐसे साक्ष्य एविडेंस उनको देने वाले हैं एसटीएफ को, कि जिससे मतलब हो सके कि जल्दी बड़ी बड़ी मछलियाँ जेलों के अंदर हो, हम देंगे। ये हमारे पास कुछ बाहर से जो आए हैं एविडेंस, और उस आधार पे अगर एसटीएफ जांच करेगी तो बहुत जल्दी बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े सरगना जेलों के अंदर होंगे, और बड़े बड़े अधिकारी जो आपको पाक साफ, अपने आप को पाक साफ बताते हैं और एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि वो ईमानदार है, दूसरा दूसरे की तारीफ़ करता है वो ईमानदार है, ऐसे लोग जेलों के अंदर होंगे, इनके खिलाफ जांच बैठेगी। वैसे जो आप सीधा तौर पे बता रहे हैं कि जांच बैठेगी और जेलों के अंदर होंगे, और 500 भर्तियों, 500 धांधली का आपने जिक्र किया, ये तकरीबन इतना हो सकता है। तो साथ मेरा स्टेटमेंट नहीं है 500, ये ईटीवी उत्तराखंड ने छापा था कि नहीं, ये एसटीएफ के अनुसार और जांच रिपोर्ट के अनुसार ये ईटीवी उत्तराखंड भारत ने छापा था कि लगभग 500 लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। उनकी तो नींद उड़ जाएगी सबकी, क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें लगे हुए हैं तकरीबन। तो ये तो आपने नींद उड़ा दी है सब। नींद उड़ाने की कोई बात नहीं है। देखो, गलत काम करोगे तो उसका गलत नतीजे ही होंगे। आप अच्छा काम करोगे तो लोग अच्छा आपको बोलेंगे, है ना। वो बात अलग है कि अच्छे कामों में पहले बहुत मुसीबतें आती है, पर जब उसके परिणाम आते हैं तो बड़े सुखद होते हैं, है ना। परंतु गलत कामों के पहले सुखद परिणाम होते हैं, बड़े आरामदायक तरीके से वो गलत कामों को अंजाम देते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, परंतु लास्ट में जो उसके नतीजे निकलते बहुत गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिस समय अध्यक्ष जो UKSSC के अध्यक्ष हैं, राजू से भी मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि UKSSC ने खुद इस पर अंदरूनी जांच कर रही थी। जिस समय आपने उनको एविडेंस दिए थे, अंदरूनी जांच कर रही थी, और तकरीबन खुद वो 1 महीने तक वो अंदरूनी, तभी तो एसटीएफ ने एकदम से पकड़ा, एसटीएफ का साथ उन्होंने दिया। बॉबी पंवार तो खामखा की राजनीति इसमें कर रहा है, सीएम के साथ फोटो खिंचवा के। ये तो आज पता लग गया कि राजनीति कौन कर रहा है। जो आयोग का अध्यक्ष ये कह सकता है कि बॉबी पंवार कौन होता है, उस आयोग के अध्यक्ष के सपने में आज बॉबी पंवार होगा, मैं ये कह देना चाहता हूँ। और आयोग ने यदि इतनी जांच करवाई तो भाई ये जांच तो पहले हो गई थी। जो आज के अखबार में स्टेटमेंट दे रहे हो कि 33 जो टॉपर है वो 33 नंबर से 87 या 88 नंबर पे पहुंच गया, तो ये पहले भी तो दे सकते थे। अब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब इन्हें पता है ना, अब इनकी पोल भी खुलने वाली है। इतना टाइम क्यों? ये तो आपको पहले ही पता लग गया था, जब डीबी हो रहा था उस दौरान आपको पता लग गया था कि टॉपर के इतने हैं। वो आप आज दे रहे हो अखबार में कि ये हुआ है। और भी कई खुलासे हैं, समय आने पे करेंगे, निश्चिंत रहिए। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सामने बड़े बड़े खुलासे होने वाले, और बड़े बड़े कारनामे इनके दिखने वाले हैं, वो सब रखे हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी जाने वाले हैं आयोग के, नपेंगे। जिसने भी गलत किया है वो सब नपेंगे, जिसने जो गलत कुकृत्य किया है सब नपेंगे। अब कोई छूटने वाला नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। कुछ सफ़ेद पोस्ट नेताओं के भी इसमें आ सकते हैं, नाम आ सकते हैं। अभी कुछ ऐसे कहा नहीं जा सकता, परंतु अगर जांच ढंग से हुई तो आ सकते हैं, लिंक बन सकते हैं ऐसा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े अधिकारी यदि भ्रष्टाचार कर रहे हो तो उनके ऊपर किसी का हाथ ना हो। जो बड़े सवाल आपके पास आ रहे हैं, मुकेश कनवाल लिखते हैं, बॉबी पंवार जिसे पूछेगा कि भर्ती रद्द करने का फ़ायदे बता दीजिए, कि जो आप भर्ती रद्द करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, भर्ती रद्द करने का क्या मतलब है? हमने कभी स्टेटमेंट दिया था, पर आज अगर पुष्टि हो गई है तो सॉल्यूशन आप बता दीजिए इसका कि क्या है।
नहीं होनी चाहिए तो किस आधार पे नहीं होनी चाहिए? हम तो नियम और शर्तों पर कह रहे हैं कि होनी चाहिए। जो नियम और शर्तें इसकी होती है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द होती है। हम तो उस आधार पे कह रहे हैं, फैक्ट के आधार पे कह रहे हैं। परंतु आप कह दीजिए कि किस आधार पे भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए जब ये सब कुछ सामने है। इसके अलावा जो अन्य मांगे भी थी, जैसे कैलेंडर जारी करने का, नॉर्मलाइजेशन का था, ये मांग भी उठाएंगे क्योंकि जब दोबारा एग्ज़ाम होंगे, कई लोगों का ये कहना है कि भाई दोबारा एग्ज़ाम होंगे, दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें होगी, तो उसकी गारंटी कौन लेगा जो नंबर फिर से बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं? इसके खिलाफ भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। और इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जो छात्र परेशानी हो रही है छात्रों को, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हट जाएं। और ये हटेगा, हटाना पड़ेगा इन लोगों को। इसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जिससे नॉर्मलाइजेशन पद्धति ना हो। और एक वार्षिक कैलेंडर की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक साल में आप कितनी वैकेंसी भरते हो आयोग के द्वारा, उस पूरे वैकेंसी का एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस माह विज्ञप्ति जारी होगी, इतने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, इस माह इसका पेपर होगा, इस माह इनका रिजल्ट निकलेगा। ये पूरा एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कम से कम ये हो कि हमारे जो युवा पढ़ रहे हैं उनके एक माइंड में टारगेट फिक्स हो कि इस साल में इस तैयारी करूँगा, इस साल में मुझे कौन कौन से पेपर देने और कब कब देने। ये बड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ाम में भी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, उसके बारे में भी कुछ सोचा है कि इस पे भी आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि अभी अगर डेट आ भी जाती है, विज्ञप्ति निकल भी जाती है, तो उसके बाद पता चलता है हमें 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि वार्षिक कैलेंडर हो। अगर विज्ञप्ति निकलती है तो विज्ञप्ति निकलते समय उसमें फिक्स हो कि इस समय विज्ञप्ति निकलेगी, इस माह परीक्षा होगी, इस माह उसका परिणाम जारी होगा, इस माह ज्वाइनिंग होगी। ये सब चीज़ें विज्ञप्ति के साथ निकलनी चाहिए। इसी का नाम हम वार्षिक कैलेंडर कह रहे हैं और ये होना भी चाहिए। इससे समय बचेगा युवाओं का और कम से कम एक टारगेट रहेगा लोगों का कि हाँ भाई इस साल मुझे इतने पेपर देने हैं। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने आयोग भंग करने की मांग भी उठाई थी कि आयोग भंग होना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जितने लगातार जो एग्ज़ाम इस तरीके से धांधली जो हो रही है, जो आरोप आप लगा रहे हैं, तो उसमें भंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? बिल्कुल भंग होना चाहिए आयोग। वहाँ पर नए सारे पदाधिकारियों को बिठाना चाहिए। आयोग में आप देख सकते हैं कि कितने बार आरोप लगे हैं। ये तो अब मैं क्या बताऊं, इनका तो खुद इतने शर्म होनी चाहिए या नैतिकता के आधार पर इन्हें त्याग पत्र देना चाहिए कि इनके कार्यकाल के दौरान इतनी गड़बड़ियां सामने आई है। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने जो गड़बड़ी आई, हमने तो खुद उसकी एफआईआर दर्ज करवाई, हमने तो खुद उस पर जाँच में सहयोग करा और आज देखिए रिजल्ट सबके सामने। उनका कहना तो ये है। वो तो जब जाँच आगे बढ़ेगी तो सबको पता लग जाएगा कि क्या हुआ और कौन कौन लिप्त है, किन किन के लिंक बन रहे हैं। जो बड़े सरगना है ना, उनसे सब साफ और सब हो जाएगा। बॉबी पवार मतलब फिलहाल पीछा नहीं छोड़ने वाले इनका? बॉबी पवार पीछा छोड़ने वाले नहीं। हमने सिस्टम सुधारने के लिए मुहिम चलाई है। अब इसमें क्या क्या हमें सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ रही है, क्या क्या सीढ़ियाँ उतरने पड़ रही है, वो चीज़ें जो भी रास्ते में आएगा, मतलब ये मुसीबतें वगैरह सबको पार करके अंजाम तक पहुंचाना है। मेन मकसद तो यही है। अच्छा, जो वर्ग खफा है उसे कैसे मनाएंगे? क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो खफा भी हैं कि यार बॉबी भाई मेहनत करे हुए जो हैं वो उनका परिणाम नहीं निकल पा रहे, वो उनके बारे में बात तक भी नहीं करते। उनके बारे में तो कुछ सोचिए ना, उनको कम से कम हो जाए कि यार चलो बॉबी जी ने बोला है तो कम से कम अब हम इस बारे में सोचेंगे। उनके बारे में तो थोड़ा सोचिए। वो कहते हैं कि हमेशा एक पक्षीय बोलते रहते हैं। एक पक्षीय तो हमने कभी बोला नहीं है, परंतु लोगों को लगता है, लोगों की मेंटलिटी ये बन गई है कि एक पक्षीय बोलते हैं। हमने जो भी बोला हमेशा मतलब लोगों के हित में इसलिए बोला है, प्रदेश का हित उसमें है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है। अब लोगों को उसमें कई लोगों को दिक्कतें यदि होती है, समझ सकता हूँ, कई लोग तो बिल्कुल है मतलब उस स्थिति में है कि आगे पढ़ाई कर पाना या ये चीज़ें भी होती है ना। परंतु मैं उन्हें ये कहना, अगर वो वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो अगर ये 916 फेयर हो गई ना, तो आप जो अभी रैंक है उससे अच्छी रैंक में आओगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, इस ऐसे ऐसे लोगों को भरा है और टॉप रैंकों पे। बताओ ना आप। अच्छा जी, अच्छा, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और करोड़ों के खुलासे अगर होंगे इसमें तो उसका एक हाथ होगा सबसे बड़ा, वो है बॉबी पवार। तो कुछ धमकियां वगैरह भी आ रही हैं आपको? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बॉबी भाई को सिक्योरिटी दो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब बॉबी भाई का कई लोग प्रहार कर सकते हैं, इंटेंसली उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, बीच में जब प्रकरण चल रहा था तो कई लोगों ने धमकियां देने की कोशिश की थी बीच में कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैंने बीच में आपके चैनल के माध्यम से उसका उजागर भी किया था कि कई लोग गोली मारने की धमकी तक दे रहे हैं। परंतु हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
ये उत्तराखंड किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम उत्तराखंड के बेटे हैं और उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, और जिस भी स्थिति तक लड़ना पड़े, जिस भी परिस्थिति में लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। आप जो इस तरह की धमकियां हैं उससे डरने वाले तो हम हैं नहीं, परंतु हाँ, हो सकता है कि कई लोग करें, ये कोशिशें करें, हो सकता है, क्योंकि करेंगे, जिनके करोड़ों डूब रहे करेंगे कोशिशें, पर उस चीज़ की परवाह नहीं है। इस चीज़ को सरकार को भी देखना चाहिए, हमारे प्रशासन शासन को देखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में अगर इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो कम से कम कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। इस प्रकार की चीज़ें शासन प्रशासन द्वारा। पूरा उत्तराखंड का युवा आपके साथ हैं और पूरे उत्तराखंड का जो युवा है आपको अपना एक आदर्श मानता है, अपना एक हीरो मानता है। मैं पर्वतजन में भी हमने एक खबर चलाई थी, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका अच्छे जगह सिलेक्शन हो। परंतु जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो अपने हकों के लिए सड़कों पर आया करो, अपने हकों के लिए न्यायालय जाया करो, अपने मतलब जो वहाँ ज़रूरत हो वो करा करो अपने हकों के लिए। अपने हकों की लड़ाई मत छोड़ो, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, आज बॉबी पंवार है, कल बॉबी पंवार नहीं होगा, क्योंकि बॉबी पंवार भी अपना काम धंधा करेगा और चीज़ें हैं, पर ये घटनाएं आगे भी हो सकती है। इसके लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, जब भी कभी ऐसे आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात हो तो सबसे पहले निकल कर आइए और एक समाज को एक मिसाल दीजिए कि हाँ, हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं बॉबी पंवार, जो शुरू से ही आवाज़ उठा रहे थे। आपने देखा भी होगा कि वो पहले शख्स थे उत्तराखंड में जो कह रहे थे इस भर्ती में धांधली हुई, और धीरे धीरे देर लगी सवेर लगी, कई धमकियां भी आईं। उसके बाद कई लोगों ने इनको आलोचना भी इनकी करी, लेकिन आज उसका परिणाम सभी के सामने है। तो बॉबी पंवार जी का साफ कहना है कि भाई अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। जितने भी आज युवा हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिया है, वो भी उम्मीद ना छोड़ें। अगर आप वाकई में एग्ज़ाम निकालने वाले हैं तो दोबारा से इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जिस प्रकार की धांधली हुई है तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये भर्ती कैंसिल ज़रूर होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वतजन डिजिटल।